जस्ट 6 मेरी रूह में बस चुकी है। अब तक मन्नत इस वक्त ज्यादा परेशान इसलिए थी उसके दिमाग में वो सुबह वाला इंसान बार बार आ रहा था, जिसकी आंखें उसे बार बार याद आ रही थी। उसका चेहरा तक नहीं देखा था और उसके वो अजीब सी आंखें उसे डरा रही थी। अब आगे मन्नत अपने रूम में जाकर चुपचाप से लेट गई और अपने फोन को देखने लगी। जो भी तस्वीर उसने वहां ली थी वो उन्हें देख रही थी। वो कितनी खूबसूरत थी। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, खूबसूरत वादियों में जल्दी ही वापस आऊंगी। माँ को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मन्नत को नहीं पता था कि उसने कैसे इंसान को अपना दीवाना बना लिया था, जो पागलपन के हर हद पार सकता था। जो एक हेवन था वही दिल्ली के एक बड़े से बंगलों में जो शहर से काफी दूर था। एक लड़का बड़े से सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथ में सिगरेट पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ वह कांच का गिलास जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। सामने खड़े राका को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरी बच्ची की, कहाँ जा रही है वो? राका घबराते हुए कहता है, वो आपके कॉलेज में आ रही है। वालिया कॉलेज में उनकी एडमिशन हुई है। ये सुनकर अद्रिक मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसमें परेशानी क्या है? वो खुद मेरे करीब आ रही है, शायद किस्मत भी चाहती है कि वो मेरे पास रहे। उसकी मुस्कुराहट देखकर राका को डर लग रहा था। वो जानता था सब इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। रायजादा फैमिली एक आम फैमिली नहीं थी। भले ही वो अद्रिक के रुतबे के बराबर ना हो, पर फिर भी वो लोग मन्नत को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं करने वाले। अद्रिक ध्यान से उस फाइल को देखते हुए कहता है, जंग की तैयारी करो। मुझे लगता है वो आज़ाद पंछी है। उस तितली को मैं अपने पिंजरे में कैद करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। रायजादा फैमिली ने उसे छुपा कर रखा है, पर अब नहीं, क्योंकि वो मेरी नज़रों आ चुकी है, मेरे रूह में बस चुकी है। और इतना कहकर वो किसी पागल की तरह हंसने लगता है। राका को सच में घबराहट हो रही थी। वो जानता था सच बहुत ही डरावना है। सालों की दुश्मनी एक पल में कभी खत्म नहीं होती और मन्नत भी बहुत ही मासूम है इन सब चीज़ों से अनजान। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला था। दूसरी तरफ वही दिल्ली के दूसरी तरफ एक शानदार एरिया में एक बड़ा सा बंगला, जहां पर एक बड़ा सा परिवार रहता था और उस घर के बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वालिया फैमिली। इस वक्त घर में हलचल माची हुई थी। सब लोग इधर से उधर दौड़कर काम में लगे हुए थे और उसकी वजह थी आज 2 सालों बाद आरव वालिया इंडिया लौट रहा था। वो पिछले 2 साल से अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से विदेश में था और आज उसकी लौटने की वजह से पूरा घर खुशी से भरा हुआ था। उसके आने की खुशी जितनी ज्यादा थी उतना ही इस वक्त सबको डर लग रहा था। अद्रिक के आने से उसका कोई आता पता नहीं था। इस घर में वो अनजान इंसानों की तरह आता और कब चला जाता कोई नहीं जानता। उसके कमरे में उसकी माँ के अलावा कभी कोई नहीं जाता है। अद्रिक का नेचर किसी को समझ ही नहीं आता था। उसके आगे बोलने से पहले सब लोग 2 बार सोच लिया करते। कोई नहीं जानता था वो इतना क्रूर और पत्थर दिल क्यों है। जब तक वो 22 साल का नहीं हुआ तब तक सब अच्छा था, और एक दिन एक हादसे में उसने अपनी जिंदगी के खुशनुमा पल को खो दिए थे। उसके बाद वो किसी पत्थर का हो गया, एक डरावना इंसान जिसे जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस बड़ी सी हवेली के हाल में बैठे हुए थे वालिया फैमिली के सबसे बड़े लोग, रघुनाथ जी, सरला जी। दोनों इस वक्त काफी नाराजगी से एक दूसरे को देख रहे थे। उसके वजह साफ थी। सरला जी चाहती थी कि अद्रिक शादी कर ले और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, इसलिए वो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आती और बात करती। पर रघुनाथ जी उन्हें हमेशा मना कर देते, क्योंकि वो जानते थे अद्रिक इतना अच्छा नहीं है कि वो किसी भी आम लड़की से शादी कर ले। और उसकी एक वजह भी थी, जो बात वो भी जानते थे पर अनजान बनकर रहते थे। तभी पूनम जी, अद्रिक की माँ, वहां चलकर आती है और उन्हें इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ पापा आप लोगों का हो गया हो तो खाना खा ले। आरव को आने में अभी काफी घंटे हैं, वो शाम तक आएंगे। और आपके बड़े पोते का हमें नहीं पता, हमारा फोन नहीं उठ रहे और आपकी वो लाडली अभी तक सो रही है। सरला जी गुस्से से पूनम जी को देखकर कहती है, और तुम्हारे देवर देवरानी कहाँ है? केशव और राधा को घर ही कोई चिंता नहीं है क्या? पूनम जी हंसते हुए कहती है, माँ बोलो अभी आ जाएंगे, उनके बच्चे छोटे हैं इसलिए थोड़ी देर में गई। आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसे बातें करती है। सरला जी घूरकर पूनम जी को देखते हैं पर वो कुछ कहती नहीं। पूनम जी इस घर की जान थी, इस घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान वो रखती थी और उनके अंदर इतनी दर्द समेत थी कोई नहीं
जानता था। तभी अद्रिक के पिता विक्रम जी सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, आपके बेटे का कुछ पता चला है कि नहीं पता? नहीं, कौन कौन सी दुनिया में हता है हमारी किसी बात का जवाब देता नहीं, हमारा कोई फोन उठाता नहीं। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं, इसे हमने ही पैदा किया है न, हम में से तो कोई इतना डरावना नहीं है जितना कि ये इंसान है। उनके बात सुनकर सब लोग उन्हें घूरकर देखते हैं। इस घर में अद्रिक के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। विक्रम जी भी नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं था कि वो डरते थे, पर हर बार वो हमेशा सही होता था। उसका कोई फैसला कभी गलत ही नहीं हुआ, इसलिए कभी किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। शाम का वक्त, रायजादा फैमिली इस वक्त हाल में ही बेटी हुई थी। सब लोग थोड़ी सी परेशान लग रहे थे, और वो भी वजह मन्नत। वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी थी। कल उसका कॉलेज का पहला दिन था। नए कड़े चाहिए थे, क्योंकि आज सुबह ही उसकी दादी ने उसे प्रॉमिस किया था, और अब वो जिद करके बैठी थी कि उसे अभी कपड़े दिला कर लाए। वैशाली जी उसे डांट चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। मन्नत नहीं दोपहर का लंच भी नहीं किया था। उसने कहा था पहले नए कपड़े, उसके बाद वो खाना खाएगा। मन्नत के दोनों भाई हार चुके थे उसे मानते मानते, इसलिए उसकी दादी ने उसे शॉपिंग की परमिशन दे दी और उसके छोटे भाई के साथ उसे शॉपिंग करने भेज दिया। वैशाली जी गुस्से से अपनी सास को देखते हुए कहती है, माँ उसे हर चीज में हाँ करना बंद कर दे, सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती दुनिया की नजरों में वो आए। मन्नत की दादी हंसते हुए कहती है, क्या उसे सारी जिंदगी कैद करके रखना है? बिल्कुल नहीं, उसे उड़ने दो। जब उसकी कॉलेज में एडमिशन करने को मान गई हो तो उसे अब बाहर जाकर दुनिया घूमने दो। कब तक उसे इस तरह कैदी की तरह रखना चाहती हो? बहुत साल बीत चुके हैं, 19 साल कोई कम नहीं होते। उसे जीने दो, उसे रोक टोक करना बंद करो। उसके अपने सपने हैं, हमने उसे इतने लाड से पाला है, इसलिए कि उसे घर पर कैद करके रखो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्ती नहीं करूँगी। वैशाली, मैं तुम्हारी हर बात मानी है, पर मेरी पोती इस घर में कैद होकर है ये बिल्कुल नहीं। उसे जो पहनना है वो पहन सकती है, उसे जो चाहिए मैं दूंगी। वैशाली जी की आंखों से आंसू बहते हैं। मैं पत्थर नहीं हूँ माँ, बस मैं उसकी चिंता में डर रही हूँ। 19 साल पहले जो हमने गलती की थी वो कहीं फिर ना कर दे। इतने सालों से उसे छुपा कर रखा है हमने, अब आपकी जिद की वजह से मैं उसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। आप जानती हैं ना ये कितना रिस्की हो सकता है अगर दुनिया की नज़र उस पर पड़ जाए। वही मन्नत के पिता वैभव जी अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी ये प्रोटेक्टिवनेस किसी दिन हमें उसके सवालों के घेरे में ले जाएगी। तुम क्या बताओगी उसे कि तुम उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करती हो? उसे दुनिया घूमने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो अच्छी और बोली है, इसलिए उसने कभी सवाल नहीं किया। वरना अगर कोई और होता तो हमसे पूछता कि हमारे दोनों बेटे दुनिया घूम कर आए, बाहर जाकर पढ़ कर आए, और उसे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? वही मन्नत इस वक्त एक बड़े सी मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ था किसी छोटे बच्चों की तरह, और करण भी मुस्कुराते हुए उसे मॉल में लेकर जा रहा था। वो दोनों भाई बहन इस बात से अनजान थे कि कोई गुस्से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि अद्रिक था। जस्ट 7 कमाल की खूबसूरती। अब तक मन्नत इस वक्त एक बड़े सी मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ था किसी छोटे बच्चों की तरह, और करण भी मुस्कुराते हुए उसे मॉल में लेकर जा रहा था। वो दोनों भाई बहन इस बात से अनजान थे कि कोई गुस्से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि अद्रिक था। अब आगे ये मॉल अद्रिक का था। उसने अपना एक आदमी मन्नत के पीछे लगा दिया था, और वो हर पल की खबर उसे दे रहा था। जैसे ही मन्नत अपने भाई के साथ बाहर निकली, अद्रिक भी वहां से उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। मन्नत को देखने की तलब उसे पागल कर रही थी। वो जुनून से कहता है, बच्ची गलत कर रही हो, महम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ने का हक है। ये आज की रात बहुत मुश्किल से कटेगी, कल तुमसे आमना सामना होगा। उम्मीद करता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी का में बैठा राका पसीने से भर गया था। वो अपने माथे पर आ रहे पसीनों को साफ करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। आद्रिका की पागलपन उसे कहाँ तक लेकर जाएगा कोई नहीं जानता था। राका जानता था सालों पहले उस हादसे में अद्रिक ने अपना कितना कुछ खाया था। वालिया परिवार में सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने पूरा दर्द सहा था, एक अद्रिक और एक उसकी माँ। बाकी सब इसे अनजान थे।
अद्रिक अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद उसका दिल धड़क रहा है। दूसरी तरफ मन्नत को घबराहट हो रही थी। वो पलटकर देखती है, उसे लग रहा था जैसे कोई नजरें गड़ाए उसे देख रहा हो। उसका भाई करण उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरी मिर्ची कहाँ, तेरा ध्यान है, चल अंदर चलते हैं, तुझे अच्छे कपड़े दिलाता हूँ और साथ में आइसक्रीम खाएंगे। मम्मी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई हो जाएगी। वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी है, हमारे लिए तो वो हिटलर नंबर 1 है। मन्नत घुरकर कहती है, मॉम के लिए ऐसा मत बोलो, वो कितनी अच्छी है, बस थोड़ी सी हिटलर टाइप है। इतना कहकर वो खुद भी हंसने लगती है और करण के साथ उस मॉल में चली जाती है। ये दिल्ली का सबसे अच्छा मॉल था। यहाँ हर ब्रांड के कपड़े मिलते थे। शायद एक कपड़े की कीमत हजारों में, पर मन्नत को इसे कोई मतलब नहीं था। वो तो 10,000 से इतनी खुश थी और उसे नहीं पता था कि दादी के दिए हुए 10,000 से यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। करण उसे अपने साथ बड़ी सी शॉप में ले गया। यहाँ पर बहुत अच्छे टॉप्स और जीन्स थे। उसकी बहन भले ही 19 साल की थी, पर दिल और दिमाग बच्चे जैसा था, इसीलिए वो उसके लिए अच्छे कपड़े पसंद कर रहा था। वो एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप मन्नत को देते हुए कहता है, ये बड़ा शानदार है, कल तो यही कॉलेज पहनकर जाना, सब लड़के लड्डू हो जाएंगे तेरे पर। मन्नत अपने भाई को घूर कर कहती है, मम्मी को बता दूंगी मैं कि तुम मुझे ये सब सिखाते हो। उन लोगों ने अपने शॉपिंग 2 घंटे में खत्म की। मन्नत ज्यादा नखरे नहीं कर रही थी। करण की हर पसंद उसे पसंद थी। ये पहली लड़की थी जिसे शॉपिंग करना आता ही नहीं था। मन्नत को जब भूख लगी तो पहले करण ने उसे अच्छा सा पिज्जा खिला दिया और उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने चले गए। दोनों 10 बात से अनजान थे कि पिछले कितने वक्त से एक इंसान उन पर नजर गड़ाए हुए था। मन्नत को करण के साथ इतना खुश देखकर अद्रिक गुस्से से भर गया। वो अपने सिगरेट को कश लेते हुए कहता है, बाबाई तुमने जल्दी मेरी बाहों में आना होगा, मैं तो किसी और के साथ बर्दाश्ती नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें किसी और के साथ मुस्कुराता देखकर, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। इस दुनिया सिर्फ मैं एकलौता मर्द हूँ जिसके साथ तुम खुश रह सकती हो। वो जुनून के साथ कहता है, पूरी जिंदगी तुम हमारी बाहों में रहना है, तुम्हारी मन्नत अद्रिक वालिया बनना है। तुम इसलिए इस धरती पर आए हो। राका अपने बॉस के पागलपन से परेशान था, पर वो क्या कर सकता था। अद्रिक की आंखों में मन्नत को पाने का नशा इस हद तक बढ़ चुका था कि वो ऐसे कुछ करने वाला था, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। राका डरते हुए कहता है, बॉस आपकी मॉम का 3 बार फोन आ चुका है, आपके छोटे भाई आज वापस आ गए है, क्या आप घर जाएंगे। मन्नत वहां से अपने भाई के साथ निकल चुकी थी। अद्रिक का वहां पर कोई काम नहीं था, इसलिए वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। पर कल का दिन सबके लिए बहुत मुश्किल से भरा होने वाला था, क्योंकि जो फैसला अद्रिक सुनने वाला था वो एक तूफान लेकर आएगा। वो सबकी जिंदगी में हलचल मचा देगा। और मन्नत तो इतनी खुशी थी कॉलेज जाने के नाम पर, उसे पता ही नहीं था कि एक ही वैन को वो अपना दीवाना बना चुकी थी। अद्रिक की कार बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है। वो सफेद रंग का खूबसूरत सा बंगला देखने में रात में ही खूबसूरत लग रहा था। गेट के बाहर सुनहरे अक्षरों में वालिया फैमिली लिखा हुआ था, जिसे पता चल रहा था कि ये घर वालिया मैंशन है। गेटकीपर ने जल्दी से गेट खोल दिया। उसे अपनी मौत थोड़ी चाहिए थी, अद्रिक को वेट करवाना मतलब मौत। अद्रिक की कार उस गार्डन से होते हुए उस बड़े से दरवाजे के सामने रुकती है। उसका असिस्टेंट राका निकल कर उसके लिए डोर खोलता है। थोड़ी देर पहले अद्रिक के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थी खुशी वाले, मन्नत को देखकर वो गायब हो चुकी थी और फिर से वो किसी पत्थर के इंसान की तरह था जिसके चेहरे पर डरावनी एक्सप्रेशन थे। वो कार से बाहर आकर अपने पूरे स्वैग से निकलता है और एक एक कदम घर के अंदर की तरफ ले जाता है। उसे देखकर हर कोट जम जाता था। नौकर अपने जगह पर सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। सबको गलती की सजा पता थी, अद्रिक के सामने गलती की सजा मौत। वो दोबारा से पूछता तक नहीं था कि ये गलती की है या नहीं। घर के अंदर इस वक्त चहल पहल थी। पूरा परिवार अंदर हाल में बैठा था। हंसी खुशी की आवाज आ रही थी। अद्रिक ने 2 मिनट रुककर सबको अपनी नजरों से देखा और आंखें बंद कर ली, जैसे मैं इस फलों को अपनी जहन में उतार रहा हो। कोई नहीं जानता था वो इतना अजीब बिहेव क्यों करता था। वो बिना बोले वहां से जा रहा था कि तभी पूनम जी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आ गई।
याद तुम्हें घर के शुक्र है तुम्हारे दर्शन भी हुए, चलो यहाँ आओ सबसे मिल लो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी ने डिनर भी नहीं किया अभी तक। अद्रिक ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे वो कह रहा हो मत करो ये सब, तू दूसरों को करीब करते हुए तुम अपनों से और दूर हो गए हो। पूनम जी आगे आकर आद्रिक का हाथ पकड़कर उसे सबके बीचों बीच ले जाकर बैठा देती है। एकदम से वहां खुशी का माहौल था पर शांति छा गई थी। हर कोई अद्रिक की तरफ देख रहा था। सबको खबर नहीं थी कि उसे सुबह कितनी गोलियां लगी थी या सुबह उसकी हालत क्या थी। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, उसके चेहरे पर वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन वैसे ही थे। तभी एक लड़की जो 19 साल की होगी वो मुस्कुराते हुए कैसी है भाई, क्या लगाते हो आप, लड़कियां मरती है आप पर, इतना कहकर वो हंसने लगती है। अद्रिक गुस्से से उसे देखकर कहता है कल तुम्हारा कॉलेज है और यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो अपने रूम में, जाओ। ये तारा थी अद्रिक की बहन, एक नंबर की शैतान। उसे पता था अद्रिक उसे बहुत मोहब्बत करता है, वो जानती थी उसका भाई उसे कुछ भी नहीं कहेगा, भले पूरी दुनिया उसे डरती हो, पर परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। चाहे वो गुल मिलना पता ही, पर कभी किसी का बुरा नहीं करता था। तभी अद्रिक की नज़र सामने बैठे एक लड़के पर चली जाती है जो अभी अभी विदेश से वापस आया था, उसका छोटा भाई आरव। अद्रिक ध्यान से उसे देख रहा था, उसका भाई उससे नजरें चुरा रहा था। अद्रिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने बिना भाव के कहा जो मैं को चुका हूं उसका मुझे पछतावा नहीं, और जो मेरा है नहीं उसके लिए मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसके बात को उसके भाई ने जैसे समझ ली थी, उसकी आंखों में नमी थी जो वो छुपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाइयों के बीच बहुत गहरी दरार थी और घर वाले इससे अनजान थे, शायद उनकी माँ ये जानती थी। लभी आरव धीरे से कहता है कैसे है भाई। अद्रिक अपने कुटिल मुस्कान के साथ कहता है अपनों से मन हाल कैसे बयां करूं जब गहरे जख्म अपनों ने दिए हो। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पर आरव की आंखें भर आई थी, उसकी गालों पर हल्की नामी नजर आने लगी थी। अद्रिक बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ जाते हुए अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है और मेरा डिनर मेरे रूम में भिजवा दीजिए। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, वो किसी तूफान की तरह आता था, अपनी बातें कहकर चला जाता था और उसकी बातों का किसी को कुछ पता नहीं होता था कि इसका मतलब क्या है। आर अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहता है मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहाकर वो भी चला गया और उसके पीछे पीछे उसकी बहन तारा भी। शायद वो जानती थी उसका भाई अपसेट है। सरला जी थोड़ा नाराजगी से कहती है पूनम तुम्हें समझाना चाहिए अद्रिक को, हम उसका परिवार है, कोई अनजान नहीं। वो हम सबके साथ इस तरह पेश क्यों आता है। पहले तो वो महीनों घर नहीं आता, जब आता है तो अनजाने की तरह अपने कमरे में चला जाता है। पूनम जी हल्का मुस्कुराकर कहती है शायद वो बदल जाए। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द था वो रघुनाथ जी समझ सकते थे, पर वो चुप रहते हैं क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था अद्रिक के दर्द को कुरेने का। अपने पोते को पत्थर बनते हुए देखा था उन्होंने, एक हंसते हुए इंसान को नफरत के दुनिया में डूबते हुए देखा था उन्होंने। अब तो बस वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि शायद कोई ऐसा आ जाए जो शैतान को फिर से इंसान बन सके। अद्रिक अपने बड़े से आलीशान कमरे में एक बड़े से सोफा पर बैठा फोन पर मन्नत की फोटो देख रहा था। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा था जहां से कुछ ऊपर गोली लगी थी। इस वक्त वो शर्टलेस था, उसके जिस्म पर गोलियां और जख्मों के निशान थे। हाथ में पकड़ी सिगरेट को बार बार काश लेते हुए वो मन्नत की फोटो को देखकर कह रहा था कमाल की खूबसूरती है, इतने सालों तक चुप कर रही हो मुझसे। कमल है ना, विश्वास नहीं हुआ मेरी आंखों पर, तुम मेरे लिए आए हो। अब तुम हिमरी बाहों में रहना है मेरी महबूबा बनकर। तुम वो जालिम हो जो मेरे दिल में उतर गई हो। बस कुछ वक्त इंतजार कर ले, कल सुबह की मुलाकात तुम्हें याद रहेगी। वही मन्नत जो गहरी नींद में थी, उसे पसीने आ रहे थे, इतनी शिद्दत और जुनून से याद कर रहा था। वो करवट ले रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी आंखें उसे अपनी तरफ पुकार रही हो। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने दिल पर हाथ रखकर कहा मन्नत तू क्या कर रही है, मम्मी को पता चलाना तो पिटाई होगी। वो लड़का तुझे बार बार याद क्यों आ रहा है। कमल है, तुझे तो उसका चेहरा भी नहीं पता, उसकी वो आंखें इतनी डरावनी थी न। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और खुद में पूरी तरह कंबल लपेटकर सोने की कोशिश करती है।
मन्नत अपने कॉलेज को लेकर इतनी ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था वो खुले आसमान में उड़ने वाली है और इस बात से अनजान थी कि एक और शैतान उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने को तैयार बैठा था। वही आरव के कमरे में आरव जब चेंज करके बाहर आया तो उसकी बहन उसके बैग पर बैठी हुई दिखाई देती है। उसे गुस्से देख रही थी। वो दोनों भाइयों से छोटी थी पर दोनों भाइयों की जान थी। दोनों उस पर जान छिकते थे, उसके हर बात मानते थे। इसीलिए तो वो हर किसी को पीट कर भी आ जाए तो कोई कुछ कहता नहीं था। आंख मुस्कुराते हुए कहता है, क्या चाहिए तुझे? जाना चाहिए, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं मॉम को बोल दूंगा, वो मुझे यही खाना भेज देगी। तारा मुस्कुराते हुए कहती है, अब बताओ मुझे क्या चल रहा है? ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। आप और भाई हमेशा अनजाने की तरह मिलते हो, जबकि भाई आपको लेकर इतने प्रोटेक्टिव है। आपसे मुझसे ये बात छुपी नहीं है कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री खोलने की परमिशन सिर्फ भाई की वजह से मिली। इस पूरे बिजनेस का बार उन्होंने अपने सिर पर उठा कर रखा है। सब लोग ऐश की जिंदगी जीते हैं सिवाय उनके। अब बताओ मुझे क्या छुपा रहे हैं आप? आरव अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उस दिन जब भाई मुझसे सवाल करेंगे तब तक मुझे खामोश रहने दो। हमारे बीच जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि मैं भाई के बदलने की आस में हूं। शायद कोई ऐसा आ जाए जो मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दे, उन्हें बिल्कुल वैसा बना दे जो पहले थे, उन्हें 9 साल पहले वापस ले जाए खुशियों। उसकी बातों में कितना दर्द था तारा जानती थी। 9 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कोई नहीं जानता था। ऐसा क्या बदल गया था कि अद्रिक इस हद तक पागल हो गया था। तारा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कल उसका कॉलेज था, वो काफी खुश थी। चेट अनजान आंखें। अब तक आरव की बातों में कितना दर्द था तारा जानती थी। 9 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कोई नहीं जानता था। ऐसा क्या बदल गया था कि अद्रिक इस हद तक पागल हो गया था। तारा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कल उसका कॉलेज था, वो काफी खुश थी। अब आगे अगली सुबह मन्नत की आंखें तब खुली जब उसकी दादी उसे उठाने आए। उन्होंने इस लड़की को देखा जो पूरी तरह से कंबल में खुद को ढक कर सो रही थी। वो हैरान थी, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से उन्होंने मन्नत को उठाया। मन्नत अपनी दादी को देखकर उसकी गोद में सिर रखकर कहती है, गुड मॉर्निंग दादी, आज कितना अच्छा दिन है। मैं कॉलेज जाने वाली हूँ और फिर भी देखो मैं लेट हो गई। मन्नत की दादी हंसते हुए कहती है, शैतान, मुझे मत सुनाया कि तुम कॉलेज जाने वाली हो। अगर कॉलेज जाना है तो जल्दी तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारी हिटलर माँ तुम्हें जान ही ना दे। मन्नत ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भागी और पीछे से अपनी दादी को कहती है, माँ को कहना मेरा आलू का पराठा जल्दी से तैयार कर दे, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी मुस्कुराकर नीचे चली जाती है। मन्नत का सिर्फ फेवरेट नाश्ता ये था, आलू पराठा। वो तीनों टाइम खा सकती थी। वो तो वैशाली जी उसे रोक टोक करती थी, इसीलिए उसे सिर्फ एक टाइम खाने को मिलता था। मन्नत जब नहाकर बाहर आई तो उसने बहुत खूबसूरत टॉप पहना हुआ था और साथ में लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये सारे कपड़े उसे कल उसके भाई करण ने दिलाए थे और ये सब बहुत ही अच्छे ब्रांड के कपड़े थे, पर मन्नत को इसे कोई लेना देना नहीं था। वो खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें जैसे बातें करती हो। उसने जल्दी से अपने बैग में बुक्स और मोबाइल को रखा और नीचे की तरफ भाग गई। उसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। मन्नत जब नीचे आई तो सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। आज पहली बार वो कुछ अलग पहन रही थी, वरना वो हमेशा कार्टून भरे कपड़े पहनती थी। वैशाली जी थोड़ा हैरान हो गई, शायद उन्हें किसी की याद आ गई थी। उनकी आंखों में दर्द भरा था। वो मन्नत की तरफ देखकर कहती है, ये क्या पहना है तुमने? मन्नत खुद को देखकर कहती है, अच्छा है ना, भाई ने दिलाया है, उन्होंने कहा इसमें बहुत अच्छी लगूंगी। वैशाली जी कुछ और कहती उससे पहले उनके पति कहते हैं, हाँ मेरी परी बहुत प्यारी लग रही है, आप आओ जल्दी से, तुम्हारा पराठा रेडी है, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी वरना, और तुम्हारा बड़ा भाई तो तुझे छोड़ने जाने वाला है। वैभव जी की बात सुनकर वैशाली जी चुप हो गई। एकदम से उनके मुंह से क्या निकल गया? आज शायद वो कुछ गलत कह रही थी। वो जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। उनकी सास कलावती जी मन्नत को अपने पास बुलाते हुए कहती है, मन्नत यहाँ मेरे पास भेंट, अब ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए कॉलेज के लिए? उन्होंने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर मन्नत की तरफ बढ़ा दिए। मन्नत ने
जल्दी से उन्हें लेकर अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, मैं इसे समोसे खाने वाली हूँ, आप वापस तो नहीं माने न ये पैसे। तभी मन्नत का बड़ा भाई तरुण सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, 1 नंबर की झल्ली है, इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड दे रखा है मैंने, इसमें लाखों पैसे है, पर ये कुछ हजार दादी से लूट कर लेती रहती है। तरुण की बात सुनकर मन्नत मुंह बनाकर रहती है। भाई, जो मजा फ्री के पैसों का आता है वो अपने पैसे खर्च में नहीं आता। और रही बात क्रेडिट कार्ड की, तो मुझे लेना क्या होता है, क्रेडिट कार्ड गोलगप्पे वालों के पास नहीं चलता, और नहीं वहां पर मुझे समोसा खाने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना होगा। एक 15 रुपए के समोसे के लिए मैं क्रेडिट कार्ड दूंगी, क्या अच्छा लगेगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैभव जी हंसने लगते हैं। उनकी बेटी की बात में लाजिका था। तरुण अपनी बहन की टांग खींचते हुए कहता है, लो तो एक ही दिन में मिर्ची बड़ी हो गई। मन्नत के दोनों भाइयों ने मिर्ची कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा बचपन में बहुत ही ज्यादा चढ़ती थी और हमेशा गुस्सा करती थी, पर बाद में वो काफी शांत हो गई। बाकी उसकी फैमिली उसे मन्नत कहकर बुलाते थे। नाश्ता लगाने की आवाज सुनकर सब लोग उस तरफ चले जाते हैं। मन्नत ने अपनी प्लेट में जल्दी से 2 पराठे रख लिए, जैसे उसे बाद में खाने को मिलेगा ही नहीं। उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुरा देते हैं। वो अपने मुंह में पराठा रखते हुए पूछती है कि उसका छोटा भाई करण कहाँ है, तो उसके पिता बताते हैं कि वो रात को ही निकल गया था, उसे एक जरूरी काम आ गया है और 2 या 3 दिन बाद आएगा। तरुण उसके बालों को खींचते हुए कहता है, मिर्ची तुझे मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, इतना तो मैं किसी को भाव नहीं दिया, और तू ही मुझे इग्नोर मार रही है। उनकी शरारतों को देखकर सब मुस्कुराते हैं, पर वैशाली जी काफी शांत लग रही थी। शायद उनके अंदर बहुत बड़ा कुछ चल रहा था। मन्नत ने अपने बैग में टिफिन रखकर और बाहर की तरफ जाने लगी। उसका भाई पहले से ही चला गया था, लेकिन अचानक से वो वापस आती है और दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है और उनके गाल पर किस करते हुए कहती है, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, जब मैं लौट कर आऊंगी तो मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना। इतना कहकर वो भाग जाती है, इस बात से अनजान थी कि उसके इस शब्दों ने उनकी माँ को रुला दिया था। वैशाली जी इमोशनल हो गई थी। ऐसा क्या था उनके दिल में कि वो हमेशा मन्नत को लेकर डरती रहती थी। मन्नत अपने भाई की कार में आगे की बेटी थी। तरुण कैफ खुद ही ड्राइव कर रहा था। दोनों की कार जब ट्रैफिक की हटकर उसके भाई की तरफ गया, वो पसीने से भर गई थी। बाहर ठंड का महीना था, पर उसे पसीने आ रहे थे। वो आंखों से क्यों घबरा रही थी? मन्नत को पसीने से भरा हुआ देखकर तरुण थोड़ा सा प्यार से पूछता है, मिराई क्या हुआ है? क्या तुम कॉलेज को लेकर परेशान हो? चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा कॉलेज, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाने आएंगे। यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है जो पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी या पैसा किसी काम नहीं आता। अगर किसी के ग्रेड अच्छे नहीं है तो वो यहाँ एडमिशन ही नहीं ले सकता। तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो टाइम पास करने कॉलेज आया हो। यहाँ के बच्चे की रैंकिंग कितनी है कि हर कोई आने वाले टाइम के लिए कंपटीशन कर रहा है, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने 2 साल इस कॉलेज में दिए हैं। यहाँ की टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने सब कुछ पता किया है, उसके बाद ही तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट करवाया था, और तुमने इतने अच्छे मार्क्स में टेस्ट क्लियर भी किया है, तो घबराहट क्यों हो रही हो? मन्नत अब अपने भाई को नहीं बता सकती थी कि वो कॉलेज जाने से नहीं घबरा रही, बल्कि वो उन 2 अनजान आंखों को देखकर घबरा रही थी जो अभी अभी उसे घूर कर गई थी। चेन्नई मन्नत और तारा की दोस्ती। अब तक मन्नत अब अपने भाई को नहीं बता सकती थी कि वो कॉलेज जाने से नहीं घबरा रही, बल्कि वो उन 2 अनजान आंखों को देखकर घबरा रही थी जो अभी अभी उसे घूर कर गई थी। अब आगे मन्नत ने खुद को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भाई। उसकी आवाज में थोड़ा सा डरता तरुण समझ रहा था, पर उसे लग रहा था वो कॉलेज के लिए परेशान है, इसीलिए वो प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मिर्ची परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम एक दिन में ही देखना कितने सारे फ्रेंड्स बना लोगी। वही मन्नत बस मुस्कुरा देती है। उसने उन आंखों से अपना ध्यान हटाकर अपने भाई की तरफ कर लिया था और वो उनसे बातें कर रही थी का आकर एक बड़े से कॉलेज के सामने आकर रुकी। ये कोई आम कॉलेज नहीं था, वालिया परिचार ने इसकी नींव रखी थी। पिछले कितने सालों से वो परिवार 10 कॉलेज को चला रहे थे। मन्नत कॉलेज की बिल्डिंग को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। कॉलेज शहर से थोड़ा दूर था, बहुत ही शांत एरिया
में, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो उससे भी। यहाँ ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे वेल मैनन थे, उनके लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत ऊपर थी, इसीलिए तरुण थोड़ा सा शांत था, वरना उसकी बहन के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव था। तरुण पहले खुद बाहर निकलता है और फिर अपने छोटी बहन मिर्ची को बाहर निकलते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ कर आऊं? मन्नत मुंह बनकर कहती है, ये कोई स्कूल थोड़ी है जो आप मुझे छोड़ने जाओगे, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप भी कभी कभी न माँ की तरह बात करते हो। तरुण बस मुस्कुरा देता है, एक फ़ोन निकाल कर मन्नत की देते हुए कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट। मन्नत ने देखा वो नया फ़ोन था तो मन्नत कहती है, पर मेरे पास तो पहले ही फ़ोन है। तरुण हंसते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की, गिफ्ट को मना नहीं करते, ये नया ब्रांड का फ़ोन है, मैं तुम्हारे लिए बुक किया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं फिर से। वो इतनी ही कहता है कि मन्नत जल्दी से फ़ोन को पकड़ते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा गिफ्ट मैं किसी को नहीं गी। वो फ़ोन को भी अपने बैग में रख लेती है। सरोल मुस्कुराकर बाय कहकर वहां से निकल जाता है। मन्नत गेट के सामने खड़ी कितना वक्त उसे बड़ी सी बिल्डिंग को देखते रही, वो कितना खूबसूरत कॉलेज था। पहली बार वो एक ऐसी दुनिया घूमने निकली थी जहां पर वो अकेली थी, वरना उसका परिवार हर वक्त उसके साथ रहता था। मन्नत ने एक लंबी सांस ली और अंदर की तरफ चली। कॉलेज बच्चों से भरा हुआ था, आज नया सेशन शुरू था। नए बच्चे एक तरफ खड़े थे, मन्नत ध्यान से सब कुछ देख रही थी, बातों की आवाज उस हाल में गूंज रही थी। मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था, इतना बड़ा कॉलेज, उसे लग रहा था वो गुम हो जाएगी। उसने जल्दी से एक स्टूडेंट को रोकते हुए पूछा, फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट किधर है? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं खुद नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, पिछले 15 मिनट से मैं भी वही ढूंढ रही हूँ। मन्नत उसे ध्यान से देखती है, वो लड़की काफी खूबसूरत थी। मन्नत ध्यान से उसे देखते हुए कहती है, तुमने भी गार्ड से नहीं पूछा? मैं भी नहीं, उसने ये बहुत मासूम से शक बनाकर कहा। सामने खड़ी लड़की हंसते हुए कहती है, तुम कितनी क्यूट हो, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। मन्नत उसे घूरते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सामने खड़ी लड़की हंसते हुए कहती है, बेवकूफ, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत क्यूट हो, मेरा नाम है तारा, मैं भी यहाँ पहले दिन ही आई हूँ। ये तारा वालिया थी, पर इसने अपने पहचान छुपा ली क्योंकि इसे अपने घर से इंस्ट्रक्शन मिली थी किसी को अपना सरनेम ना बताने की, क्योंकि तारा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसे कॉलेज में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वो वहां पर पढ़ने के लिए जा रही थी, न कि अपना रुतबा दिखाने। तारा को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो पढ़ने में अच्छी थी और उसे पता था कि अगर उस पर कोई बात आएगी तो उसका परिवार है उसके पीछे। मन्नत अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, मैं मन्नत राय जादा। हाँ, उन दोनों में हल्की सी बातें हुई और दोनों फिर फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट के लिए निकल गई। दोनों को बातें ही बातें में पता चला कि दोनों का एक ही सेशन और दोनों ने काफ़ी हद तक से सब्जेक्ट लिए थे। पहले लेक्चर से पहले सभी बच्चों को कॉलेज के ऑडिटोरियम में बुलाया गया था कि उनका वेलकम किया जा सके और उन्हें कुछ इंटरेक्शन दी जा सके। मन्नत और तारा भी बाकी बच्चों के साथ उस और चल पड़ती है। तारा काफ़ी स्मार्ट लड़की थी, वो मन्नत को 1 मिनट में ही समझ गई थी कि वो बहुत ही मासूम है, दुनिया की चालाकियां से अनजान, पता नहीं क्यों पर वो मन्नत से बहुत अटैक महसूस कर रही थी। तारा की शायद कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए वो दोनों अनजान थी कि कोई उन पर नज़र रखे हुए था। मन्नत को तो खबर भी नहीं थी, जब से कॉलेज में कदम रखा था वो किसी की नज़रों के सामने थी, कोई उसके हर पल की खबर रख रहा था। ये अद्रिक था जो इस वक्त अपने ऑफिस में था, उसकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, पर उसका ध्यान अपने लैपटॉप में मन्नत पर था और उसे किसी की बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था और ना ही कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत रखता था। राका अद्रिक के पीछे खड़ा था, वो बस अपना सिर हिला रहा था। उसका बॉस एक ही दिन में पागल हो गया था, वो भी एक बच्ची के लिए। राका को थोड़ा डर लग रहा था। आज तक अद्रिक की कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन अब शायद बन चुकी थी। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि शायद उसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो कल रात भी पूरी रात उसके घर के बाहर खड़े होने की तैयार था, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। मन्नत इन सब चीज़ों से अनजान अपनी नई दुनिया बसाने की तैयार थी। वो पंख लहराकर उड़ने को तैयार थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने को तैयार बैठा था।
ऑडिटोरियम में सारे बच्चे को देखकर मन्नत को थोड़ा डर भी लग रहा था, इतनी भीड़ में वो कभी आई नहीं थी। तारा शायद उसके डर को समझ रही थी, वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम तो छोटे बच्चों की तरह घबरा रही हो, ये बस वेलकम करने के लिए है। नए बच्चों को वेलकम किया जाएगा, उनकी वेलकम पार्टी के बारे में बताया जाएगा और उन्हें कुछ टीचर्स के साथ मिलाया जाएगा और कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मन्नत थोड़ा घबरा कर कहती है, मैंने सुना है बच्चों की रैगिंग की जाती है। तारा हंसते हुए कहती है, इस कॉलेज में रैगिंग करना अलाउड नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं, ये कॉलेज वालिया परिवार का है। उनकी सबसे बड़ी पीढ़ी के रघुनाथ जी ने इस कॉलेज को शुरू किया था, उनके लिए बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर होता है। मन्नत तारा की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तारा भूल गई थी कि उसने अपनी पहचान छुपाने है। वो हंसते हुए कहती है, अरे मैंने नोट पर सर्च किया है, यहाँ आने से पहले मुझे भी तो रैगिंग से थोड़ा डर लग रहा था। मन्नत ने उसकी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लिया। ये देखकर तारा हैरान हो गई, ये लड़की सच में मासूम थी। वो दोनों बीच में खड़ी थी, यहाँ से उन्हें सब कुछ अच्छे से देख रहा था। कॉलेज में काफी लड़के मन्नत को घूरकर देख रहे थे। तारा भी काफी खूबसूरत थी, पर मन्नत से थोड़ा कम, और उसका ऑरा काफी खतरनाक था। उसकी आंखें और भी ज्यादा खतरनाक थी। तारा अपने भाइयों की तरह थी, वो किसी को सबक सिखाने के लिए वक्त नहीं लेती थी, चुटकियों में सबक सिखा देती थी। उससे भी ज्यादा वो कराटे में बहुत ही शानदार थी, लोगों को पीटने में उसे मजा आता था। कॉलेज के एक टीचर ने सारे बच्चे को अच्छे से वेलकम किया। उन्हें कॉलेज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया गया, उनकी पढ़ाई के बारे में बताया गया और उससे भी ऊपर उन्हें टीचर से मिलवाया और भी इस कॉलेज में जो गेस्ट लेक्चर देने आते थे उनके बारे में बताया गया। मन्नत और तारा ध्यान से सबके बातें सुन रहे थे। तारा तो सुनने का सिर्फ दिखावा कर रही थी, उसे ये सब कुछ अच्छे से पता था क्योंकि सामने उसके दादाजी ही खड़े थे, लेकिन वो इस तरह दिख रही थी जैसे वो इन सबको जानती ना हो, क्योंकि उसके परिवार वाले चाहते थे वो एक आम जिंदगी जी। ऐसा अगर ना होता तो दुनिया उसका फायदा उठा सकती थी। मन्नत हर चीज को ध्यान से सुन भी रही थी और नोट भी कर रही थी। तारा ये देखकर मुस्कुरा देती है, उसे एक ही नजर में मन्नत बहुत अच्छी लगी थी। चटैनफ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हें हाथ लगाता। अब तक मन्नत और तारा ध्यान से सबके बातें सुन रहे थे। तारा तो सुनने का सिर्फ दिखावा कर रही थी, उसे ये सब कुछ अच्छे से पता था क्योंकि सामने उसके दादाजी ही खड़े थे, लेकिन वो इस तरह दिख रही थी जैसे वो इन सबको जानती ना हो, क्योंकि उसके परिवार वाले चाहते थे वो एक आम जिंदगी जी। ऐसा अगर ना होता तो दुनिया उसका फायदा उठा सकती थी। मन्नत हर चीज को ध्यान से सुन भी रही थी और नोट भी कर रही थी। तारा ये देखकर मुस्कुरा देती है, उसे एक ही नज़र में मन्नत बहुत अच्छी लगी थी। अब आगे सैटरडे को लेक्चर के लिए भेज दिया गया था, ये कहकर कि आज सिर्फ कुछ लेक्चर लगेंगे और कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएगी। मन्नत और तारा आराम से क्लास की तरफ जा रहे थे कि तभी वो दोनों एक लड़की से टकरा जाती है। देखने में काफी साधारण सी लग रही थी, सिंपल से कपड़े पहनी हुई थी। वो लड़की घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मन्नत और तारा उसे ध्यान से देखकर कहती है, इट्स ओके, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है? वो लड़की थोड़ा सा हाँफते हुए कहती है, हाँ मुझे पता नहीं है क्लासेस किधर है, कोई बता भी नहीं रहा। तारा ने ध्यान से उसे देखा, काफी साधारण सी लग रही थी वो। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे थे जो स्कॉलरशिप पर आते थे, पर ये बात मैटर नहीं करती थी कि वो अमीर है या गरीब, वो पढ़ने में कैसे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता था। तारा उसे शांत कर कराते हुए कहती है, अरे शांत हो जाओ भाई, कौन सी क्लास में जाना है तुम्हें और नाम क्या है तुम्हारा? लड़की हल्का मुस्कुराकर कहती है, मीरा नाम है मेरा और फर्स्ट ईयर की क्लास में जाना है। उसके बाद सुनकर मन्नत और तारा दोनों मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर तो हमारे साथ ही चलो, हम भी वही जा रहे हैं। नए बच्चे थे, एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे ताकि घुल मिल पाए। तीनों बातें करते हुए क्लासरूम में भी जा गई थी। मन्नत ने तो इतना बड़ा क्लासरूम कभी भी देखा ही नहीं था। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वहां बहुत सारे बच्चे बैठ सकते थे, जितने की शायद उसे गिनती एक बार में गिना भी ना जाए। तीनों ने थर्ड रो में लगा एक टेबल खाली देख लिया और चुपचाप जाकर बैठ गए। लड़के और लड़कियां आपस में बातें
करे में लगे थे। सब लोग शायद एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। 5 मिनट बीते ही कि पहले लेक्चर शुरू हो गई। इंग्लिश के टीचर आए और लेक्चर शुरू किया। 40 मिनट का लेक्चर बहुत जल्दी बीत गया। जान पहचान बढ़ाते बातें में ही लग गया था। ऐसे ही 3 या 4 लेक्चर बीत गए थे। अब मन्नत को भूख लग रही थी, पर अभी भी एक लेक्चर बाकी था। मन्नत अपने बैग में से कुछ निकाल कर खाना चाहती थी, जो उसकी माँ और दादी ने उसके लिए पैक किया था, पर क्लास में खाना सही नहीं होता। वो टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्लास कब होगी, मुझे बहुत भूख लगी। वो अभी इतना ही कह पाएगी, तभी क्लास में खुद प्रिंसिपल चलकर आ जाते हैं। एकदम से पूरी क्लास फिर से खड़ी हो जाती। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सब जी लोग मार्केटिंग की लेक्चरर का वेट कर रहे होंगे। लेक्चर ब्रेक के बाद लगेगा और आज का फर्स्ट लेक्चर हमारे गेस्ट लेक्चर लेने वाले टीचर आज के हैं। आपको मार्केटिंग और बिजनेस की क्लासेस वही दिया करेंगे। उनका लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ाएंगे। सारी क्लास काफ़ी खुश थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ने आते थे और अभी अभी प्रिंसिपल ने जिस इंसान का नाम बताया था, वो नाम सुनकर सब लोग खुश थे। इस इंसान के साथ काम करना मतलब अपने सपनों को पूरा करना, और ये कोई और नहीं बल्कि अद्रिक वालिया था, इसी कॉलेज की ट्रस्टी में से एक। मन्नत को पता नहीं क्यों ये नाम सुनकर अंदर तक अजीब सी घबराहट हुई। तारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर वो मुस्कुराहट शैतानी थी। उसे नहीं पता था उसका भाई इस कॉलेज में पाने के लिए मान कैसे गया। 8 सालों से उसने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा था। पहले वो बच्चे को सेशन देता था, पर 8 साल पहले कुछ हुआ था। अचानक से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। क्या अब उसके भाई की जिंदगी में कोई था, या उसका भाई सुधर गया था तो कॉलेज जाने के लिए मान गया। प्रिंसिपल की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए थे, शिवाय हमारी मन्नत के। वो अपना सिर खुजाते हुए देख रही थी। उसे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता था। हाँ, वो अलग बात थी। वो बिजनेस की पढ़ाई करने आई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी और पापा चाहते थे। उसका बड़ा भाई भी बिजनेस में था और उसका छोटा भाई अपना करियर खुद बना रहा था। वैसे तो मन्नत को पेंटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो बिजनेस में आगे जाए। मन्नत अपनी माँ की कोई बात ना नहीं टालती। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने अच्छे से सब कुछ किया था। टेस्ट से पहले और इतने अच्छे रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन मिली थी। तारा मन्नत के चेहरे को ध्यान से देख रही थी, जैसे वो समझ गई हो। सब बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर मन्नत मुंह बनाकर कहती है, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला है? सब लोग इतनी खुश है। उसके पास बेटी मीरा हंसते हुए कहती है, ऐसा ही समझ लो, तुम्हें पता ही नहीं है कि टीचर की बात हो रही है। मन्नत ने बस अपने कंधे उचका दिए। वो लोग बाद में बात करने का कर चुप कर जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सभी वही खड़े थे। 5 मिनट्स बाद वो चले गए और ब्रेक का टाइम हो गया। ये सुनते ही मन्नत खुशी से तारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी हरकत पर काफी बच्चे मुस्कुरा दिए। वो बच्चे जैसे ही थी लड़के थे उस पर फिदा हो रहे थे। लड़कियां जल रही थी। मीरा और तारा भी अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। मन्नत को इतनी खुश लगी थी कि वो उन्हें पीछे छोड़कर भागने लगी थी। उन्हें नहीं पता था कैंटीन किस तरफ है। मन्नत भागते हुए एक इंसान से टकरा जाती है। वो गिरने की डर से आंखें बंद कर लेती है। मन्नत ने ध्यान दिया तो गिरी नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखी तो सामने एक इंसान खड़ा था, जिसकी आंखों ही दिख रही थी। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। 2 पल के लिए मन्नत उन आंखों में खो गई थी। एकदम उसका दिमाग फिर से ब्लॉक हो गया। ये वही गहरी आंखें थी जो उसे डरा रही थी। उसकी नींद में भी मन्नत ने महसूस किया, दोनों का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मन्नत की आंखों में डर ऊपर आया था। उस लड़के का हाथ मन्नत की कमर पर था। दोनों बहुत ही पास खड़े थे। थोड़ी दूर पीछे ही तारा खड़ी थी, जो मन्नत के पीछे आ रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़े 2 लोगों को देख रही थी, जिनमें से एक उसका भाई था और दूसरी मन्नत। ये अद्रिक था जो अभी कॉलेज में आया था, पर मन्नत को देखने के चक्कर में वो थोड़ा जल्दी आ गया। उसे देखने की तड़प उसे पागल कर रही थी और ये लड़की तो खुद उसकी बाहों में ही आ गई थी। मन्नत बिना ध्यान दिए भाग रही थी और अब वो इस अनजान इंसान की बाहों में थी। मन्नत की आंखों में डर था। यह अद्रिक की आंखों में एक अजीब सी जुनून थी। मन्नत की होंठ कांप रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ना आ रही हो। पिछली बार उसने इस लड़के की जान बचाई थी और आज वो उसके कॉलेज में था। अद्रिक धीरे से मन्नत के कानों के पास जाकर कहता है, सामने देखकर चला करो, ये तो मैं था, अगर कोई और होता तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई तुम्हें हाथ लगा था। मन्नत हैरानी उसे देख रही थी, उसे समझ नहीं आया, पर उसे इतना पता चल चुका था इस इंसान की बातों में गुस्सा था। वो एकदम से अपना पूरा जोर लगाकर अद्रिक को धक्का देती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। अद्रिक को अच्छा तो नहीं लगा और उसने कुछ कहा नहीं। वो भागती हुई मन्नत को देख रहा था जो पूरी तरह से अभी उसके करीब थी और वो भागती हुई मटक रही थी। मन्नत आम लड़कियों की तरह दुबली पतली नहीं थी, वो थोड़ी सी गोल मटोल थी। उसके खूबसूरत आंखें अद्रिक को पागल कर रहे थे। वही दूर खड़ी तारा सब देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अभी उसने क्या देखा था जो पॉसिबल नहीं था। उसे लग रहा था वो सच में है या फिर उसने कोई सपना देखा है। अद्रिक एक लड़की के करीब ये कैसे हो सकता है। वो जल्दी से वहां से छुप जाती है। अद्रिक के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे पता था उसका भाई आंखों से ही उसे डरा कर मार देगा। मन्नत वहां से गायब हो गई। उसके बाद अद्रिक एक नज़र उसने जगह को देखा है और फिर वहां से चला जाता है। अब तक मन्नत ने अद्रिक का चेहरा नहीं देखा था, वो तो उसकी आंखों से ही इतना डरती थी। कैंटीन में मन्नत जल्दी से अपना लंच बॉक्स खोल दिया और खाना अपने मुंह में रखते हुए उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। वही डरी हुई तो थी, पर उसे भूख भी लग रही थी। जब उसे डर लगता है तो उसे और भी ज्यादा भूख लगती है। तारा उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मन्नत फिर से घबरा जाती है और उछलकर हल्का सा चीख उठी। तारा हैरानी से कहती है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया? मन्नत लंबी सांस लेकर कहती है, हाँ, थोड़ी देर पहले एक भूत ही देखा था, तुम ऐसा समझ सकती हो। अब तारा मन्नत में और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो गई थी। उसके भाई ने जो हरकत की थी कि हैरानी से भरी हुई थी, लेकिन फिलहाल तारा इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। तीनों भाई बहन अपनी जिंदगी के मालिक थे, कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देगा। ये बात बहुत पहले ही समझने आ चुकी थी। मन्नत अपने मुंह में अपना सैंडविच रखते हुए कहती है, तुम कहाँ रह गई थी? तभी मीरा उनके पास आकर कहती है, मुझे तुम दोनों फिर से छोड़कर आ गईं। मन्नत मुंह बनाकर कहती है, मुझे कौन सा कैंटीन पता थी, वो तो मैंने किसी से पूछा, वरना भूख से मैं बेहोश हो जाती। तारा हंसते हुए कहती है, तू इतना डर क्यों गई मुझे देखकर? मन्नत की आंखों में फिर से अद्रिक की ख्याल आ गया था। उसकी वो गहरी आंखें और जिस तरह वो मुझे देख रही थी, और अद्रिक किस तरह पागलों की तरह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा आकर्षण था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक एंड कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।